हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सूरजमल राठौड़। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और रेट 2021 के संदर्भ में फिर से आपसे रूबरू होने जा रहा हूं। तो आज का हमारा जो विषय वस्तु है जो है भाषा शिक्षण के कौशल, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ये जो चारों कौशल है इसको मैंने एक ही क्लास में समाहित किया आपके लिए। हालांकि ये क्लास मैं पहले से रिकॉर्ड कर चुका हूँ आपके लिए। तो ये जो मेरी क्लास है वो पूर्व की रिकॉर्डेड क्लासेस है, उनको मैंने इकट्ठा करके आपके लिए एक क्लास में समाहित किया है। तो आशा करूँगा कि ये क्लास आपको अच्छी लगेगी और आपके जो एक या दो क्वेश्चन आने वाले वो आपके क्लियर होंगे। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्क्रीन पर। तो उसी को देखते हुए मैंने हिंदी व्याकरण के साथ साथ एक छोटा सा टॉपिक आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है, जिसका नाम है भाषा कौशल। भाषा कौशल की बात करूं तो 15% अपने जो हिंदी ग्रामर से संबंधित आते हैं और उसके बाद 15% जो शिक्षा मनोविज्ञान है, हिंदी भाषा की जो शिक्षण विधियाँ हैं उनसे संबंधित आते हैं। उसके तहत भाषा कौशल है, उसका जो टॉपिक है उसमें से प्रश्न पूछा जाता है। और 2017 के रेट की बात करूं, लैंग्वेज फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, लेवल फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, सब में पूछा जाता है। फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड, सब में पूछा गया प्रश्न है। अमूमन उसके जो भाषा कौशल है सबसे शुरुआत का जो चरण होता है उस चरण में से प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले भाषा कौशल है क्या, भाषा में किस तरीके की कुशलता लाई जाए उसे हम भाषा कौशल कहते हैं। भाषा कौशल से हमारा तात्पर्य ये है कि भाषा में कुशलता किस तरह लाई जाए। भाषा में कुशलता किस तरीके से लाई जाए, यही हमारा भाषा कौशल है। भाषा कौशल की बात करूं तो भाषा कौशल के जो 4 अहम बिंदु होते हैं, भाषा कौशल के जो 4 अहम बिंदु होते हैं जिनको मैं लिखूं तो हमारे जो भाषा कौशल है वो कौन कौन से 4 होते हैं उनकी बात हम करें। जिन कौशलों से लगातार हमारी जो भाषा है उसमें कुशलता आती है। बात करें सुनना, बोलना, पढ़ना और उसके साथ साथ बात करें हम लिखना। ये जो 4 कौशल है, इन 4 कौशलों के आधार पर हमारी जो भाषा है उसमें कुशलता आती है। सबसे पहली बात 2015 की जो पेपर हुआ है उसमें से सीधा सीधा पूछा गया कि जो भाषा कौशल होते हैं उनका सही क्रम क्या होता है। सबसे पहला सवाल यही होता है हमारा कि जो भाषा का जो सही क्रम है, भाषा सीखने का जो सही क्रम है वो क्या है। तो आपके सामने इनको नाम बता रहा हूँ। हिंदी में उसे हम कहते हैं सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। 4 कौशल है, हिंदी में उसको हम कहते हैं सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो उसके आधार पर हम इसके जो शॉर्ट नेम है उसके बाद में बात करेंगे। उसके आधार पर हम अंग्रेजी में बात करें, इंग्लिश में बात करें तो L से हो जाएगा लिसन यानी सुनना, और S से हो जाएगा स्पीक, और आपका रीड से हो जाएगा पढ़ना, और लिखने से हो जाएगा राइट। अर्थात जब अंग्रेजी, ये तो हमारा जो आपका जो कौशल है, इस साइड में मैं कौशल लिख देता हूँ और इस साइड में हम लिखेंगे, ये हिंदी में नाम है इनके और ये नाम लिखेंगे हम अंग्रेज़ी में। उसके बाद में हमारी जो थर्ड लैंग्वेज है संस्कृत, इसमें भी कैसा क्रम रहता है देखिए। हमने हिंदी में सुनना कहा, अंग्रेजी में बोलना, पढ़ना, लिखना। सुनना को हमने लिसन कहा, बोलना को हमने स्पीक कहा, पढ़ना को हमने रीड कहा और लिखना को हमने राइट का। अर्थात हम कह सकते हैं अंग्रेजी में क्रम हो गया LSRW। उसी प्रकार से संस्कृत की बात हम करें, श्रवण, सुनना को हम कहते हैं श्रवण, और स्पीक यानी जो बोलना होता है उसको हम कहते हैं पठन, या हम दूसरा इसका नामकरण रखना चाहें तो उच्चारण। बोलना उच्चारण होता है। उसके बाद में 3 नंबर पर बात करें हम वदन, वदन को हम वाचन बोल सकते हैं, यानी बोलन आपका जो पढ़ना है, वाचन करना, पढ़ना। और तीसरा होता है उसे हम क्या कहते हैं, लेखन।
तो 4 प्रकार के आपके जो कर्म है, सुनना, पढ़ना, लिखना, बोलना, LSRW, श्रवण, पठन, वदन, लेखन, इस प्रकार से ये आपके 4 कौशल हो जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही होता है कि इनका जो सही कर्म क्या होगा, इनका सही कर्म क्या होगा। इनकी छोटी सी ट्रिक मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ याद करने की। आपने हिंदी वालों की आपने पढ़ी होगी सुबोपली, हर जगह आपको ये लिखने को पढ़ने को मिलता है सुबोपली, और ये आपका LSRW, और यहाँ पर इसको हम पढ़ते हैं स्वप्ले। सॉरी, हमने यहाँ पर उल्टा कर दिया, थोड़ा सा यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हुई है, इसके लिए थोड़ा सा मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। यहाँ पर बोलना, वदन, उच्चारण करना होता है, पठन पढ़ना होता है जिसका मतलब वाचन होता है। तो इस आधार पर हम इसको पढ़ेंगे स्वप्ले। तो ये आपके जो छोटे छोटे नाम हैं, इनके आधार पर हम सर्वोपरि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना आदि LSRW, लिसन, साउंड, रीड, राइट, इस प्रकार से हो जाएगा। श्रवण बोलना होता है, सॉरी सुनना होता है, वदन उच्चारण करना होता है, पठन वाचन करना होता है, लेखन लिखना होता है। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करूं, इनका कर्म क्या रहता है। जो विकास कर्म की अगर बात करी जाए, सबसे पहली सोच, सबसे पहला क्वेश्चन इससे यही पूछा जाता है। अमूमन जो 98% है, जो आपका ये इतना पार्ट है, ये आप रट लेना, इससे प्रश्न आपके पूछ लिए जाते हैं। कितने प्रश्न बनते हैं इसके, 6-7 क्वेश्चन बनते हैं, उसकी बात मैं यहाँ पर कर लूँगा। सबसे पहले विकास कर्म की बात करी जाए तो आपके सामने सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, आपके अनुसार सुनना, जिसको हम L लिखेंगे, जिसको हम श्रवण लिखेंगे, पहला कर्म हो जाएगा आपका। उसके बाद में आपका कर्म हो जाएगा बोलना, जिसको हम अंग्रेजी में S लिख देंगे, यानी स्पीक। और इसके साथ साथ हम संस्कृत का जो नाम है वो आपका वदन लिख देंगे, यहाँ पर लेके आ रहा हूँ मैं। तीसरा जो आपका आता है पढ़ना, जिसको R लिख देते हैं, और यहाँ पर हम लिख देते हैं पठन। वाचन भी लिख सकते हो इसकी जगह पर, बहुत सारी जगह पर आपको इसका वाचन भी मिलेगा। और लास्ट में जो आप लिखते हो लिखना। इस तरीके से हम जो एक छोटा सा बच्चा होता है वो सीखना शुरुआत करता है भाषा को, तो इस प्रकार से सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है, फिर लिखता है। यानी सबसे पहले जब तक उनको सुनेगा नहीं कोई भी बच्चा या कोई भी बात, तब तक वो अपने एक्सप्रेशन है वो जाहिर नहीं कर पाएगा, अर्थात वो भाषा को अभिव्यक्त नहीं कर पाएगा। और यानी सबसे पहला जो मुख्य चीज़ है वो सुनना ही है। तो उसकी भी बात करेंगे। लिखना हो गया, जिसको हम राइट कहते हैं, और लास्ट में जब आ जाएगा इसको हम लेखन कहते हैं। इस प्रकार से ये 4 आपके विकास कर्म है, याद रखने हैं। सुनना, श्रवण, बोलना, पढ़ना और लिखना, यही विकास कर्म है। अगर आपसे सही कर्म पूछा जाए तो ये आपका पहला हो जाएगा, ये आपका दूसरा हो जाएगा, ये आपका तीसरा हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। यही 4 विकास कर्म है, भाषा को सीखने के 4 विकास कौशल हैं। अब उसके बाद में अगर एक अलग क्वेश्चन इससे और बने, ये जो जितने भी शिक्षा मनोविज्ञानी हुए हैं, शिक्षा मनोविज्ञान या जो भाषाविद हुए हैं, उन्होंने ये 4 विकास जो ये क्रम है उनका निर्धारित किया है। लेकिन एक और मारिया मोंटेसरी जो खेल विधि की जनक है, मारिया मोंटेसरी जो खेल विधि की जनक है, उन्होंने उनके विकास क्रम को थोड़ा सा इस प्रकार से किया है। सुनना, दूसरा हो जाएगा बोलना, और यहाँ पर जो तीसरा क्रम है पढ़ना, उसकी जगह मारिया मोंटेसरी क्या कहती है, लिखना कहती है, और जो चौथा क्रम है उसको क्या कहती है, पढ़ना कहती है। उस आधार पर मारिया मोंटेसरी ने इस R और W को आपस में क्या कर दिया, सफल कर दिया, एक्सचेंज कर दिया, बदल दिया, और उन्होंने ये विकास क्रम मान लिया। किसने मान लिया, मारिया मोंटेसरी ने। तो 2015 में तो भाषाविद के अनुसार भाषा कौशल के कर्म कौन से होते हैं, तो ये कर्म पूछा गया है। तो संभवतः हो सकता है आने वाली परीक्षाओं में मारिया मोंटेसरी की बात पूछ ले आपसे, तो सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना दोनों को एक्सचेंज किया गया। तो ये चीज़ इसके साथ साथ आप बिल्कुल क्या करोगे, बिल्कुल आप याद कर लोगे। उसके साथ में और बात करूं, मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं,
तो दूसरा क्वेश्चन आपका क्या रहता है? दूसरा क्वेश्चन आपका ये रहता है कि आधार कौशल, जो भाषा कौशल है, भाषा कौशल का जो आधार कौशल है वो क्या है? भाषा कौशल, भाषा जो कौशल है का आधार कौशल, मतलब इन चारों में से कौन सा जो कौशल है जिसको आधार मान सकते हैं, जिसके आधार पर हम हमारी जो भाषा है उसको सीख सकते हैं? तो मैंने यही कहा कि जब तक एक शिशु होता है, जब तक कोई बात सुनेगा नहीं तब तक वो अभिव्यक्त नहीं कर पाएगा। कोई भी व्यक्ति है, जैसे मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, जब तक आप सुनोगे नहीं आप क्या करोगे? उसका अभिव्यंजना या अभिव्यक्त नहीं कर पाओगे। या कोई छोटा बच्चा है, जब उसको हम बुलाते हैं, पुचकारते हैं, तो तब तक उनके कानों में साउंड नहीं जाता है, जब तक उनकी आवाज़ नहीं जाती है, वो बच्चा सुन नहीं पाता है, तब तक वो कोई अभिव्यक्ति नहीं दिखाएगा। और जैसे वो सुनता है तो वो हाथ पैर हिलाकर अपनी अभिव्यक्ति जाहिर करता है। वो भी एक तरीके की उसकी भाषा है। बोलना वो जानता नहीं, अर्थात वो हाथ पैर हिलाता है, शारीरिक हलचल करता है, वही क्या है? उसकी अभिव्यक्ति है। उस प्रकार से मैंने ये कहा कि इसका आधार कौशल क्या होगा? तो सुनना, अर्थात सुनने को हमने सबसे पहले क्या कहा? लिसन। और संस्कृत में उसे हमने क्या कहा? श्रवण। तो श्रवण कौशल है, श्रवण कौशल है वो इन चारों कौशलों का आधार कौशल है। कैसे है? जब बच्चा सुनता है तो वो उसको बोल पाता है, जब बच्चा सुनता है तो बोल पाता है, उसके बाद में, सुनने के बाद में वो पढ़ भी सकता है और उसको क्या कर सकता है? वो लिख सकता है। यानी सबसे पहले ये जरूरी है सुनना, उसके बाद में वो बोलेगा उसको, उसके बाद का आगे का जो प्रोसेस है वो होता है। तभी मारिया मोंटेसरी ने उनका जो क्रम है सुनना और बोलना को सही रखा, यहाँ पर एक्सचेंज कर दिया। बाकी भाषाविद है वो सुनना मानते हैं, बोलना मानते हैं। मारिया मोंटेसरी सुनना और बोलना, क्योंकि ये दोनों आवश्यक चीज़ है। पहले सुनेगा फिर बोलेगा, उसके बाद में पहले वो लिखना सीख सकता है, पहले सीख सकता है। इसलिए इन दोनों को उन्होंने क्या कर दिया? बदल दिया। तो आपका जो आधार कौशल है वो सुनना ही है। परीक्षा में पूछ लिया जाए कि भाषा कौशल में सबसे आधार कौशल कौन सा है, तो आपका सुनना, लिसन या श्रवण कौशल है वो आपका आधार कौशल है। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक सर्वे भी किया गया इसके ऊपर। भाषाविद बताते हैं कि उसके ऊपर एक सर्वे किया गया। क्या सर्वे किया गया? कि जो 90% गूंगे व्यक्ति हैं, 90% जो गूंगे व्यक्ति हैं वो क्या हैं? बहरे हैं। कैसे? ये कैसे पता चला कि 90% जो गूंगे हैं वो बहरे हैं? गूंगे मतलब बोल नहीं सकते, बहरे मतलब सुन नहीं सकते। तो जब तक वो सुनेगा नहीं तब तक वो अभिव्यक्त क्या करेगा? अर्थात जो बहरे हैं वो गूंगे हैं, क्योंकि वो सुन नहीं पाते, वो बोल नहीं पाते। जो सुन नहीं पाते वो बोल नहीं पाते। अर्थात ये सर्वे में पता चला कि जो आधार कौशल होता है, जो आधार कौशल होता है वो क्या होता है? आपका सुनना होता है, क्योंकि जो गूंगे होते हैं वो बहरे होते हैं। 90% शिक्षाविदों ने जो सर्वे किया, उस सर्वे के आधार पर उनको पता चला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 2 नंबर क्वेश्चन इससे संबंधित हो जाता है आपका। और तीसरे क्वेश्चन की अगर बात करूं मैं, तो तीसरा क्वेश्चन आपका ये होता है कि जो 4 आपके कौशल है, उन चारों कौशलों में 2 कौशल है वो ग्राह्य कौशल होते हैं और 2 होते हैं अभिव्यंजन। अर्थात 2 कौशलों से तो हम कोई बात को ग्रहण करते हैं या ग्राह्य करते हैं, और 2 कौशलों से हम उस चीज को अभिव्यक्त करते हैं, अभिव्यक्तित करते हैं। तो उसके बाद में अगर बात करें हम, मैंने ये कहा तीसरे क्वेश्चन की बात मैं यहाँ पर करूं, तो तीसरे क्वेश्चन की बात करूं कि कौन सा ग्रहण या ग्राह्य कौशल होता है। आपके सामने 4 कौशल है और परीक्षा में पूछ लिया जाए कि भाषा कौशल में से कौन से जो कौशल है या उनकी संख्या कितनी होती है जो ग्राह्य कौशल होते हैं, तो आपको संख्या में अगर बताऊं तो 2 इस प्रकार के कौशल होते हैं जो ग्राह्य कौशल होते हैं। तो आप देखिए कि जिन कौशलों से हम ग्रहण करें, आपके सामने सुनना, जब आप कोई बात सुनते हो तो आपने क्या किया? उसको ग्रहण किया। जब आप कोई बात सुनते हो
अब मेरी बात आप तक पहुंच रही है, आपने सुनी बात को और सुनते ही आपने क्या किया, ग्रहण कर लिया। अर्थात जो पहला कौशल हो जाएगा ग्राह्य कौशल, वो कौन सा हो जाएगा, श्रवण कौशल। उसके बाद में बोलना, बोलना तो अभिव्यक्ति है, जैसे मैं बोल रहा हूँ वो अभिव्यक्ति है, मैं अभिव्यंजना कर रहा हूँ, उसको अभिव्यक्त कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ। इस प्रकार से दूसरा कौशल तो ग्राह्य में नहीं जाएगा। लेकिन जो तीसरा कौशल है पढ़ना, वो ग्रहण कैसे करते हैं हम उसको देखिए। तो हमारा जो दूसरा कौशल होता है वो कौन सा होता है, वाचन कौशल या पठन कौशल। पठन कौशल होता है कैसे, जैसे यहाँ पर आपके सामने जो श्वेत बोर्ड है, जो व्हाइट बोर्ड आपके सामने दिखाई दे रहा, आपने यहाँ पर लिखा और ये लिखी हुई चीज आपने क्या कर ली, ग्रहण कर ली। यहाँ पर इसको अभिव्यक्त नहीं करते हो, आप उसको क्या करते हो, अपने ग्रहण करते हो कि ग्राह्य कौशल कौन कौन से होते हैं, दो होते हैं, एक तो श्रवण होता है, एक वाचन होता है। उसको आप क्या करते हो, ग्रहण कर लिया, आपने ग्रहण कर लिया। इसलिए आपको श्रवण कौशल और जो वाचन कौशल है उनको हम क्या कहते हैं, ग्राह्य कौशल कहते हैं। इस प्रकार से अगले चौथे क्वेश्चन की अगर बात करी जाए तो जिस प्रकार से दो कौशल ग्राह्य कौशल होते हैं, उसी प्रकार से दो कौशल होते हैं आपके अभिव्यंजना कौशल या अभिव्यक्त कौशल। अभिव्यंजना का मतलब है प्रकट करना, बोलना। तो चार कौशल हो जाते हैं आपके। तो दूसरा कौशल अब क्या है, इसके बाद में आपके दो बच गए। सुना था हमने, वो ग्रहण किया, उसको हमने बोला, मैं बोल रहा हूँ, उसको क्या कर रहा हूँ, अभिव्यक्त कर रहा हूँ। तो आपका जो उच्चारण कौशल है या फिर वदन उच्चारण कौशल, आपका पहला कौशल कौन सा हो जाता है, अभिव्यंजना कौशल हो जाता है। और लिखना अपने आप में क्या है, अभिव्यक्त करना है। यानी जो चीज मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वो अभिव्यक्त कर रहा हूँ, उसी लिखी हुई चीज को आप पढ़ रहे हो, ग्रहण कर रहे हो। इस चीज को बिल्कुल अच्छी तरीके से सोचना है। और जो लेखन कौशल है आपका, लास्ट में जो चौथा लेखन कौशल है वो व्यंजना कौशल है। तो इन चारों को जो मिलान करने में भी अगर क्वेश्चन इसलिए पूछ लिया जाए तो ग्राह्य कौशल दो होते हैं, श्रवण कौशल होता है, वाचन कौशल होता है, अभिव्यंजना कौशल कौन सा होता है, उच्चारण कौशल होता है, और आपका लेखन कौशल होता है। चार क्वेश्चन हमने हल कर लिया यहाँ तक, ठीक है। अगले पांचवें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो पांचवा क्वेश्चन क्या रहता है, पांचवें क्वेश्चन की बात करूं तो सबसे पहले जब हम पढ़ते हैं कि भाषा के जो रूप होते हैं वो दो रूप होते हैं। भाषा के जो रूप होते हैं वो दो होते हैं, एक होता है मौखिक भाषा और दूसरा रूप कौन सा होता है, लिखित भाषा होता है। तो इसी आधार पर हम अगला जो प्रकार लेने वाले हैं, चार हमारे जो भाषा कौशल है उनमें से कौन से मौखिक कौशल होंगे और कौन से लिखित कौशल होंगे। आने वाले सालों में या आने वाले रेट में जो मैं अब करवा रहा हूँ उनमें से एक पक्का प्रश्न आने वाला है, ये गारंटी के साथ कहता हूँ। यानी हर लेवल में एक क्वेश्चन, तो अर्थात आपके फर्स्ट लेवल में एक दो क्वेश्चन हो जाएंगे, लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड में, उसी प्रकार से लेवल सेकंड में भी। तो आपका जो पांचवा क्वेश्चन है वो क्या है, मौखिक कौशल कौन से होते हैं। तो मौखिक कौशल आपके सामने जो चार कौशल है उनमें से मौखिक कौशल कौन से हो जाते हैं, उसकी अगर हम बात करें तो आपके सामने देखिए, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये जो चार कौशल है उनमें से दो मौखिक कौशल है और दो लिखित कौशल है। दो मौखिक कौशल की बात करेंगे हम, छठा क्वेश्चन है, दो लिखित कौशल की बात हम करेंगे। क्योंकि भाषा के दो रूप हमें मिलते हैं, भाषा के प्रकारों में जब हम पढ़ते हैं तो आप दो प्रकार की भाषा पढ़ते हो, और अगर दो ऑप्शन में नहीं हो तो 5 प्रकार के रूप आपको मिलता है, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, प्रादेशिक भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा। इस प्रकार से 5 रूप भी आपको पढ़ने को मिलता है। तो इधर देखिए, मौखिक, सुनना मौखिक है, सुनना क्या है, मौखिक है। तो सबसे पहले कौशल की बात करूं तो आपका जो सुनना है, सुनने वाला जो कौशल है वो आपका कौन सा हो जाएगा, मौखिक कौशल हो जाएगा। दो कौशल होते हैं ये। तो आपका जो श्रवण कौशल है मौखिक, वो एक श्रवण कौशल है। इस प्रकार से दूसरे कौशल की बात मैं करूं कि आपने सुना, उसको बोला। कोई भी चीज़ जब आप बोलते हो तो आपने जो यहाँ पर ये देखा चीज़, आप ये जो चीज़ देख रहे हो, इसको मैंने सुना मैंने, और वो किस
तरीके से मैंने सुना, कोई बोली हुई चीज़ है, ठीक है, तब मैं उसको सुनता हूँ। उसके बाद में दूसरी चीज़ पर देखूँ मैं वदन कौशल, बोलना, उच्चारण करना, नाम से स्पष्ट है, मौखिक है ये उच्चारण, वदन कौशल। तो दो तरीके के आपके सामने हो जाते हैं, श्रवण कौशल और यानी पहला दूसरा जो कौशल होता है वो आपका मौखिक कौशल होता है, और दो कौशल आपके लिखित होते हैं। उसमें लिखित क्या है? पढ़ना। पढ़ना कैसे लिखित कौशल है कि आपके सामने ये जो लिखा हुआ पढ़ा है उसको आप पढ़ते हो, अर्थात इसको आप क्या मानते हो? लिखित कौशल मानते हो। तो सबसे पहले मैं बात करूं वाचन कौशल की, तो तीसरा आपका वाचन है, वाचन को आप पठन समझोगे, पठन कौशल, और लास्ट में जो लिखित चीज़ है उसको आप, जो लेखन चीज़ है उसको आप हमेशा के लिए लिखित कौशल में आप उसको पढ़ने वाले हो। इस तरीके से आपका जो छठा क्वेश्चन है वो भी हल हो जाता है। तो देखिए एक बार फिर मैं थोड़ी सी चीज़ को रिवाइज करवा देता हूँ। भाषा कौशल क्या होता है कि भाषा में किस तरीके से कुशलता लाई जाए, वो भाषा कौशल है। भाषा कौशल 4 होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। उनका सही क्रम आपसे पूछ सकता है। सुबोपली से आप याद रख सकते हो, LSRW से याद रख सकते हो, आप स्वप्ले से आप उसको याद रख सकते हो, श्रवण, उच्चारण, वाचन, लेखन। और दूसरा जो क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि इनका आधार कौशल क्या होता है, सुनना यानी श्रवण कौशल है, उसका आधार कौशल है। तीसरा जो क्वेश्चन हमने पढ़ा आधार कौशल के बाद में हमने ये पढ़ा कि आप 4 कौशल आपको दिखाई दे रहे हैं, उसमें 2 कौशल आप ग्रहण करते हो और 2 कौशल आप अभिव्यक्त करते हो। कौन सा? आप पहला जो कौशल है सुनना, और आप जो पढ़ते हो वो चीज़ होती है आपकी ग्राह्य कौशल, और आप बोलते हो और आप जो लिखते हो उसको हमने क्या कहता हूँ, इसको हम कहते हैं अभिव्यंजना कौशल, अभिव्यंजना कौशल। और ये जो 2 होते हैं वो क्या होते हैं? ग्राह्य कौशल होते हैं। इस तरीके से हमने ये पढ़ा। उसके बाद में अब अगला प्रश्न हमने ये पढ़ा कि आपके सामने एक तो भाषा के 2 रूप होते हैं, लिखित रूप होता है, एक मौखिक रूप होता है। तो आपका जो पहला और जो दूसरा होता है उसको हम कहते हैं मौखिक रूप, और तीसरा और जो चौथा होता है वो आपका कौन सा होता है? लिखित रूप होता है। तो इस तरीके से हमने 6 क्वेश्चनों की बात की है इस वीडियो के सेशन के बाद में। अगले 2 पार्ट में मैं आपका श्रवण कौशल है अगले पार्ट में, और उच्चारण कौशल है, उन दोनों को ज़्यादा डिटेल से ना पढ़ते हुए जो चीज़ सारगर्भित चीज़ है, आपका जो 98% मामला है वो यहीं क्लियर हो जाता है। 98 ना मानो तो 90% इनमें से पूछ लिया जाता है परीक्षा में, और आगे 10% की संभावना रहती है वो 4 कौशलों में। 2 वीडियो के माध्यम से वो आपको दोनों 4 कौशल है वो मैं करवाने वाला हूँ। कैसा लगा वीडियो जरूर बताओगे। के अंतर्गत आज हम वापिस भाषा कौशल के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं, और भाषा कौशल के फर्स्ट भाग में हमने भाषा कौशल का जो सामान्य परिचय है, किस प्रकार से उससे प्रश्न पूछे जाते हैं, रेट या सीटेट या अन्य कोई भी टेट परीक्षा हो, उनकी हमने बात की थी। आज हम भाषा कौशल को ही आगे बढ़ाते हुए भाषा कौशल के जो 4 कौशल है, श्रवण कौशल, उच्चारण कौशल, वाचन कौशल और लास्ट में जो लेखन कौशल आता है, उनमें से आज हम पहला कौशल श्रवण कौशल के बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए जो भाषा कौशल है, हमने उस पहले वीडियो में हमने बात की थी कि भाषा में कुशलता किस प्रकार से आई जाए, भाषा को हम किस प्रकार से समझते हैं, भाषा को किस प्रकार से हम अपने व्यवहार में लेके आते हैं, और हमारा जो व्यवहारगत परिवर्तन है किस प्रकार से हम करते हैं, उसके बारे में हमने जाना था। तो सबसे पहला जो कौशल है हमारा है वो श्रवण कौशल, और श्रवण कौशल सुनने से संबंधित कौशल है, और सभी कौशलों का जो आधार कौशल है वो श्रवण कौशल है, जिसको हम हिंदी में सुनना भी कहते हैं। ये संस्कृत शब्द है, और हम अंग्रेजी में बात करें तो लिसन से उसको संबोधन करते हैं। देखिए इसमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं या किस प्रकार की इसमें चर्चा रहती है। देखिए इसमें है क्या श्रवण कौशल? सुनने संबंधी कुशलता, यानी सुनने संबंधी आप में कुशलता किस प्रकार से है, दूसरा व्यक्ति बोल रहा है उसको आप किस प्रकार से ग्रहण करते हो, वो कुशलता, या आप समझ कर सुनना, यानी कोई बोलता है उसको आप समझ कर सुनते हो, या उसने सीधा बोला वो आपने सुन लिया, क्या आपने जो दूसरे व्यक्ति ने जो उच्चारण किया उसको आपने सही तरीके से सुना, उसी कौशल का विकास करता है हमारा श्रवण कौशल। क्या कहा हमने? सुनने संबंधी कुशलता, समझकर सुनना ही श्रवण कौशल कहलाता है। देखिए श्रवण कौशल का प्रभाव किस प्रकार से किन किन कथनों के माध्यम से होता है। सबसे पहले देखिए कि बोलने वाला कैसा बोल रहा है। पहला कथन क्या कह रहा है कि बोलने वाला व्यक्ति कैसा बोल रहा है। मैं अब कैसे बोल रहा हूँ डिपेंड करता है, ठीक है। अगर मैं उच्चारण उसका शुद्ध कर रहा हूँ तो
आपके व्यवहार में शुद्धता आएगी। आप सुनोगे तो आप मेरी बात को समझ कर सुन रहे हो, तो आप उसको अच्छी प्रकार से सुनोगे। तो बोलने वाला कैसे बोल रहा है, यानी उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। जो व्यक्ति बोल रहा है उस व्यक्ति का उच्चारण अगर शुद्ध होगा तो जो सुनेगा उसके ऊपर क्या पड़ेगा, जो शुद्धता का प्रभाव पड़ेगा। जो व्यक्ति शब्द जैसा बोल रहा है उसी प्रकार से दूसरा व्यक्ति है वो ग्रहण करने वाला है। तो पहला कथन क्या था, बोलने वाला कैसा बोले, कि वो शुद्ध बोले। कैसे बोल रहा है वो, उसका उच्चारण है वो शुद्ध होना चाहिए, उसकी बात हम करें। दूसरा बिंदु क्या है हमारा, दूसरा बिंदु है कि सुनने वाले की श्रवणेंद्रियां, सुनने का जो साधन है यानी कान हमारे ठीक होनी चाहिए, श्रवणेंद्रियां ठीक होनी चाहिए। यानी जो सुन रहा है उस व्यक्ति के कान ठीक होने चाहिए, तभी वो व्यक्ति सुन पा रहा है। मैं बोल रहा हूँ, अगर किसी के कान ठीक नहीं है तो वो सुन नहीं पाएगा। तो तभी एक सर्वे में हमने शुरुआत में हमने बात की थी कि एक सर्वे किया गया था। उस सर्वे में 90% यही पाया गया, 90% यही पाया गया कि जो बहरे व्यक्ति हैं जिसकी श्रवणेंद्रिय सही नहीं है वो अमूमन क्या होते हैं, गूंगे होते हैं, क्योंकि वो सही सुनेंगे नहीं तो वो उच्चारण नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार से शिक्षाविदों ने एक शोध किया। उस शोध में पता चला कि तकरीबन व्यक्ति 90% व्यक्ति बहरे व्यक्ति वही व्यक्ति हैं जो गूंगे हैं, बहरे हैं वही गूंगे हैं। क्यों है, क्योंकि उसके जो श्रवणेंद्रिय है अर्थात उनके जो कान है वो ठीक नहीं है। जो व्यक्ति बोल रहा है उसको हम अच्छी तरीके से सुन नहीं पाते हैं। तीसरा क्या कहता है कि भाषा कौशल में शांत वातावरण होना चाहिए। शांत वातावरण होना चाहिए, उसका तात्पर्य क्या है कि कई बार हम आपस में बात कर रहे होते हैं और इधर से कोई बोल रहा होता है, तो हम कहते हैं कि यार तू चुप रहे, कि हम बात कर रहे हैं तू शांत रहे, हमारी बात है वो समझ में नहीं आ रही है। तो शिक्षाविदों ने कहा है कि जो वातावरण है वो भी क्या होना चाहिए, शांत होना चाहिए। एक आप टीवी सीरियल देख रहे हो, एक टीवी सीरियल देख रहे हो, आपका लोकप्रिय सीरियल है, जैसे चर्चित सीरियल अभी रामायण चल रहा है और आप देख रहे हो, तो आपस में जो आसपास के जो लोग और बैठे हैं वो आपस में चुप नहीं होते, तो उसको ये कहते हैं कि भाई तू शांत रहे, शांत रहे, हमें ढंग से सुनने दे। अर्थात क्या है कि शांत वातावरण का होना जरूरी है, तभी हमारा जो श्रवण कौशल है वो विकसित हो सकेगा। तो एक शांत वातावरण का आवश्यक है। उसके बाद में ध्यान केंद्रित होना चाहिए। जो भी आप चीज देख रहे हो, टीवी सीरियल देख रहे हो, उसको आप बड़े ध्यान से देख रहे हो। जैसे आप ये वीडियो सुन रहे हो तो आप ध्यान से नहीं सुनोगे, आपने कान में ईयरफोन लगा रखा है, आप सुन रहे हो और लेकिन आप काम दूसरा कर रहे हो, आपका ध्यान इधर नहीं है, तो आपका जो भाषा कौशल है, जो श्रवण कौशल है वो आपका अच्छी तरीके से विकसित नहीं हो पाएगा। तो अतः शिक्षाविदों ने क्या कहा कि जब हमारा जो श्रवण कौशल है उसको विकसित करना है तो हमारी एकाग्रता है, एकाग्रता का तात्पर्य क्या है कि ध्यान केंद्रित होना चाहिए। इस प्रकार से इस 4 प्रकार के जो प्रभाव है हमारे श्रवण कौशल को विकसित करने में, अगर बोलने वाला व्यक्ति कैसे बोल रहा है, अच्छी तरीके से नहीं बोलेगा, या उसके कान ठीक नहीं होंगे, या शांत वातावरण नहीं होगा, या ध्यान केंद्रित नहीं होगा, तो उस व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन भी नहीं होगा। कोई व्यक्ति सुन रहा है, उस व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन नहीं होगा। यानी ये जो 4 प्रभाव है, अगर सुनने वाला व्यक्ति है अगर उसके सही ठीक से काम कर रहे हैं तो उसके व्यवहार में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। अर्थात वो चीज सुनेगा वो अच्छे तरीके से ग्रहण कर पाएगा, इस तरीके से भाषा में कुशलता आ जाएगी। उसके बाद में श्रवण कौशल है, उसको जानने के लिए 3 महत्वपूर्ण जानकारियां होना अति आवश्यक है। कितनी जानकारियां होना आवश्यक है, 3 महत्वपूर्ण जानकारियां होना आवश्यक है। सबसे पहले आता है अंतर्बोध, 2 नंबर पर आता है धारण शक्ति, 3 नंबर पर आता है अवबोध। 3 जानकारियां, एक तो अंतर्बोध, धारण शक्ति और एक अवबोध। 3 चीजें किसी व्यक्ति को अपना जो श्रवण कौशल है वो सुदृढ़ करना है, उसको विकास में लेके आना है, तो ये 3 चीजें होना आवश्यक है। अंतर्बोध क्या है, अंतर्बोध से हमारा तात्पर्य क्या है, नाम से पता चल रहा है कि अंतर का बोध होना चाहिए। भाषा में चाहे वर्ण है चाहे शब्द है उनमें हमें अंतर आना चाहिए। देखिए जिस प्रकार से हम क वर्ग बोलते हैं, क वर्ग का तीसरा ग है, ग और घ दो में अंतर आना चाहिए। हमें जब उच्चारण करते समय हम क घ और ग और घ का उच्चारण सही नहीं कर पाएंगे या उनको हम सही तरीके से बोध नहीं कर पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे, तो भाषा का जो श्रवण कौशल है वो अच्छी तरीके से विकसित नहीं होगा। उसके बाद में जो तीसरा लेटर है ज और झ,
तीसरा और चौथा दोनों एक ही प्रकार से है। दोनों में अगर सही उच्चारण नहीं किया जाएगा तो इस प्रकार से क्या है, श्रवण कौशल का जो अंतर्बोध है उसमें दोनों को ठीक प्रकार से आप समझ नहीं पाओगे। उसी प्रकार से आपका जो पै वर्ग का पै और फै दोनों में अगर अंतर नहीं किया गया तो आपका जो श्रवण कौशल है वो पूरी तरीके से विकसित नहीं होने वाले हैं। तो सबसे पहले कोई भी व्यक्ति सुन रहा है तो उनमें अंतर करने की शक्ति होनी चाहिए। अंतर करने का उसको जो तरीका है वो मालूम होना चाहिए। उनको वर्णों का नॉलेज होना चाहिए। धारण शक्ति, धारण का मतलब कोई भी चीज मैं बोल रहा हूँ, आप धारण किस प्रकार से करते हो, अर्थात सुने हुए शब्दों को धारण करना। यानी दो शब्द है, जैसे एक तो दिन है और एक दीन है। अब इन दोनों को आप धारण कैसे करते हो? दिन का मतलब होता है दिन, और दीन का मतलब होता है गरीब। लेकिन आपने इस दिन को दीन पढ़ लिया, धारण कर लिया, और इस दिन को दिन धारण कर लिया, यानी दोनों को उल्टा पुल्टा कर लिया, तो आपका जो श्रवण कौशल है वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। उसी प्रकार से अगले की बात करूं मैं, अवबोध का तात्पर्य क्या है कि आपको जो भाषा में जितने भी शब्द होते हैं उन शब्दों का क्या आना चाहिए, वर्ण विन्यास करना आना चाहिए। यानी कैसे शब्द बना है, उस शब्द किस प्रकार से ये बना, इसमें कौन सी मात्रा लगी है, कौन से व्यंजन का प्रयोग किया गया, कौन सी स्वर का प्रयोग किया गया है, वो अवबोध आपको होना चाहिए। अर्थात वर्ण विन्यास का बोध होना अति आवश्यक है। जैसे आपके सामने शब्द है एक मनन, आपको पता होना चाहिए ये मनन कैसे बना है। यानी मैं के साथ ए लगाया गया है, न के साथ ए जोड़ा गया और फिर न के साथ ए जोड़ा गया, अर्थात इन तीनों को मिलाने से आपके सामने एक शब्द आया मनन। तो इसी प्रकार से अवबोध भी आप में होना चाहिए। इस तरीके से ये जो पूरा फ्लो चार्ट है वो श्रवण कौशल को पूरा विकसित करने में सहायक होता है। उसके साथ साथ श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए, उसका विकास करने के लिए विद्यालय को क्या करना चाहिए, विद्यालय को किस स्तर पर कार्य करना चाहिए, उसकी भी चर्चा मैं यहाँ पर करता हूँ। देखिए आगे हम पढ़ रहे हैं। अब देखिए अगला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, विद्यालयों द्वारा किस प्रकार से विद्यालयों द्वारा प्रयास यानी श्रवण कौशल को विकसित करने में विद्यालयों को कौन कौन से प्रयास करने चाहिए, उन प्रयासों की बात हम करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो शिक्षक द्वारा, विद्यालय में शिक्षक है, शिक्षक द्वारा उच्चारण में शुद्धता, यानी वो सही से उच्चारण करेंगे। शिक्षक द्वारा शुद्ध उच्चारण किया जाना चाहिए। भाषा का जो शिक्षक है उसमें अगर विद्यार्थियों के श्रवण कौशल में, व्यवहार में उसके परिवर्तन अगर शिक्षक लाना चाहता है तो शिक्षक के द्वारा क्या किया जाना चाहिए, शुद्ध उच्चारण किया जाना चाहिए। जब तक शिक्षक शुद्ध उच्चारण नहीं करेगा तो विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन नहीं होगा। जैसा वो सुनेंगे उसी प्रकार से वो धारण कर लेंगे। दूसरे बिंदु की अगर बात करी जाए तो दूसरा बिंदु हमारा होगा विद्यालयों को प्रार्थना सभा में संगीत में प्रार्थना का आयोजन करना चाहिए। संगीत में प्रार्थना का आयोजन करना चाहिए, अर्थात वो संगीत में प्रार्थना सुनेंगे और उनका उच्चारण सही ढंग से होगा, उनको कर्ण प्रिय लगने लगेगा, तो उनके श्रवण कौशल में परिवर्तन होगा और उनका श्रवण कौशल है वो मजबूत होगा, विकसित होगा। तीसरे बिंदु की अगर बात करूं मैं तो तीसरे बिंदु में क्या हो जाएगा, कहानी द्वारा, यानी निरंतर उनको कहानियां सुनाकर श्रवण कौशल विकसित किया जा सकता है। यानी कहानियां द्वारा श्रवण कौशल विकसित किया जा सकता है। यानी शिक्षक है
या घर पे कहीं भी उनको, विद्यालय की बात करें तो उनको निरंतर लगातार कहानियां सुनानी चाहिए। लगातार जब कहानियां सुनाई जाएगी तो उनके व्यवहार में परिवर्तन अति आवश्यक होगा। नेक्स्ट बिंदु की अगर बात करी जाए तो प्रेरक प्रसंग या उनको लघु कथा के माध्यम से छोटी छोटी कहानियां, लघु कथा प्रस्तुति उनको सुनाकर खुद उनको बोलने के लिए प्रेरित किया जाए तो उनका जो श्रवण कौशल है वो विकसित होगा और उनके प्रति उनकी रुचि बढ़ जाती है। अगले बिंदु की अगर बात करी जाए तो ऑडियो या सर्वे उपकरणों, यानी बहुत सारे जो सर्वे उपकरण आते हैं विद्यालयों में वो होने चाहिए और सर्वे उपकरणों के सहयोग से श्रवण कौशल को विकसित किया जा सकता है। इस तरीके से विद्यालयों को निम्नलिखित प्रयास किए जाने चाहिए। अगर विद्यालय इस तरीके के प्रयास करेंगे तो श्रवण कौशल है उनका वो विकसित हो जाएगा। तो इस तरीके से हम श्रवण कौशल से संबंधित इस सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे उच्चारण कौशल के बारे में। उच्चारण कौशल पर हम देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न उच्चारण कौशल से संबंधित पूछे जाते हैं। श्रवण कौशल के बारे में हमने जाना, कौन कौन से प्रभाव से श्रवण कौशल विकसित नहीं हो पाता है और विद्यालयों के द्वारा कौन कौन से प्रयास किए जाने चाहिए। उसी संदर्भ में हम हमारी जो बोलने की दक्षता है या उच्चारण कौशल है उसको विकसित करने के लिए कौन कौन से कारक हैं या उन कौन से प्रभाव से वो पूरा विकसित नहीं हो पाता उसकी चर्चा हम करें। तो सबसे पहले उच्चारण कौशल या बोलना या वदन या स्पीक, जिसके अलग अलग नाम आपके सामने हैं। बोलने की दक्षता भी आ सकता है, उच्चारण कौशल भी आ सकता है, वदन कौशल भी आ सकता है और अंग्रेजी में हम उसे स्पीक कहते हैं। कि श्रवण कौशल में हम ये जाना कि जो सुनने में कुशलता, अब उसमें उच्चारण में कुशलता किस प्रकार से लाई जाए, किस प्रकार से एक बच्चा है वो शुद्ध उच्चारण करे, उसके लिए हमें उनका जो उच्चारण कौशल है उसको विकसित करना होता है। देखिए सबसे पहला अगर प्रभाव देखा जाए तो शारीरिक दोष या अक्षमता, क्योंकि उच्चारण हम जीभ से करते हैं, मुंह से करते हैं तो उनमें अक्षमता आ जाती है, उसमें दोष आ जाते हैं, उस कारण से वो बच्चा है वो बोल नहीं पाता सही ढंग से। तो जैसे सबसे मूल रूप से हम दो दोषों की बात हम कर रहे हैं, तो जैसे हकलाना है या तुतलाना है। हकलाने से तात्पर्य ये है कि कोई भी बच्चा है वो अच्छी प्रकार से बोल नहीं पाता, उच्चारण है वो रुक रुक के करता है। जैसे उसको नाम बोलना है, जैसे मदन बोलना है, जैसे जिसको शारीरिक अक्षम नहीं होगा, दोष नहीं होगा, वो तो सीधा मदन बोल देगा। लेकिन जैसे ये बोलेगा तो पहले मैं मदन इस प्रकार से उच्चारण करे, यानी जो पहला अक्षर है उसको हकलाते हुए वो लंबा खींचेगा और उसके बाद में वो उच्चारण करने की कोशिश करेगा, इसलिए उसका उच्चारण है वो विकृत हो जाता है। उसके बाद में तुतलाना, ठीक है, कोई बच्चा तुतलाता है, वो बोलना तो चाहता है, वो शुद्ध बोलना तो चाहता है, लेकिन उसकी जीभ भारी होने के कारण, उसके जीभ में दोष होने के कारण वो तुतलाने लग जाता है, इसलिए वो शब्द को सही तरीके से उच्चारित नहीं कर पाता, शब्दों को वो विकृत कर देता है। इसलिए शारीरिक दोष या जो शारीरिक अक्षमता है वो प्रभावित करती है आपका जो उच्चारण कौशल है उसको विकसित करने में। उसके बाद में दूसरा जो कारण है वो भौगोलिक कारक है, या हम उसको दूसरी तरीके से कह सकते हैं शुद्ध उच्चारण। भौगोलिक कारक का तात्पर्य क्या है, अलग अलग भौगोलिक स्थिति के अनुसार, जैसे मान लो हम राजस्थान में रह रहे हैं, अलग अलग जैसे मारवाड़ भाषा है, जैसे ढूढ़ाड़ भाषा है, मेवाती है, मालवी है, ढूढ़ानी है, इस प्रकार से अनेक प्रकार की जो भाषाएं हैं अलग अलग जगह पर जाती हैं। तो कुछ को, जैसे कुछ है वो प्योर शुद्ध शब्द है उसको कछु बोल देते हैं, कुछ लोग कुछ को कछु बोल देते हैं। तो भौगोलिक कारक के अनुसार इस शब्द का जो उच्चारण है वो विकृत हो जाता है। जैसे पुत्र है शुद्ध शब्द, उसको पुत्र बोल दिया जाता है। तो ये भी क्या है, भौगोलिक स्थिति के कारण, भौगोलिक परिवेश के कारण शब्दों में क्या हो जाता है, विकृतियां आ जाती है, जिससे उच्चारण कौशल है वो पूरी तरीके से विकसित नहीं हो जाता। अर्थात जो भौगोलिक कारक है, भौगोलिक कारकों में भी हमें क्या करना चाहिए, भौगोलिक स्थितियों में भी हमें क्या करना चाहिए, शब्दों का जो उच्चारण है वो सही तरीके से करना चाहिए। तीसरे कारण की अगर बात करी जाए
जो तीसरा प्रभाव है वो सामाजिक प्रभाव, सामाजिक कारक है। सामाजिक कारक में जैसे ग्रामीण जगह पर हम देखे जाए तो उनमें क्या नाम विकृत कर दिए जाते हैं। जैसे नाम है शुद्ध हिंदी में रामेश्वर, उसको कह दिया जाता है रामेश्वर। नाम तो है इसका रामेश्वर, शुद्ध उच्चारण किया जाए तो इसका नाम क्या है, रामेश्वर है, लेकिन अपनी सुविधा के अनुसार उसको रामेश्वर बोल दिया जाता है। तो अर्थात ये क्या हो गया, सामाजिक कारण हो गया। लादू राम है, इसको लादिया बोल दिया सीधा ही। जिस प्रकार से गणेशा राम है, इसको सीधा गणेशिया बोल दिया, गणेशिया, इसका उच्चारण ऐसे कर दिया। और उसी प्रकार से जैसे परशुराम है, उसको परशिया कह दिया। इस कारण से जो नाम विकृत करने की कंडीशन आती है, अगर नाम विकृत कर देते हैं तो हमारा जो उच्चारण कौशल है, जो बोलने की दक्षता है, वो पूरी तरीके से विकसित नहीं हो पाती है। तो सामाजिक कारक है वो भी उच्चारण कौशल को विकास करने में पूरा प्रभावित कारक होता है। उसके बाद में मुख सुख, अगला जो कारक है वो मुख सुख के कारण उच्चारण में विकृति आ जाना। मुख सुख कारण कैसे, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर शब्द लिखा है जनता, शब्द तो सही है जनता, जनता, लेकिन हमारे मुख सुख के कारण इसको बोल देते हैं जनता। हम इसको क्या बोल देते हैं, जनता, यानी न का उच्चारण है वो स्वर रहित कर दिया जाता है। जिससे सही उच्चारण की बात करें तो पृथ्वी है, जो री वाले जो उच्चारण है उसको लगभग भाषा का व्यक्ति है छोड़कर उन सबको, सब वाले लोग है वो क्या बोलते हैं, उसको रह का उच्चारण करते हैं। तो जैसे उच्चारण होता है पृथ्वी, लेकिन इसका उच्चारण कर दिया जाता है पृथ्वी। उसी प्रकार से हमारा जो संस्कृत शब्द है, संस्कृत कृत 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 शब्द है, उसको क्या कर दिया जाता है, संस्कृत, उनको इसको बोल दिया जाता है। अर्थात हमारे मुख सुख के कारण हम शब्दों को क्या कर देते हैं, विकृत कर देते हैं। जैसे कृषि है, कृषि, उसको कृषि बोल दिया जाता है सीधा ही। अर्थात कुछ जोर न लगे, आसानी से उसका उच्चारण हो जाए, लेकिन हमारा जो उच्चारण कौशल है वो विकृत होता जा रहा है। जैसे पितृ शब्द है, उसको पितृ बोल दिया जाता है सीधा ही। अब देखिए सबसे बड़ा है ये 49 आपको दिखाई दे रहा है। जैसे कुछ लोग उसको बोल देंगे 49, कुछ लोग बोल देंगे उसको 49। तो वास्तव में देखा जाए तो ये ना तो 49 है न ही 49 है। 49 शब्द का कोई मतलब ही नहीं होता। 49 का मतलब फिर भी होता है नीचा दिखाना, लेकिन ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है वो शब्द क्या है, 49 है। अर्थात हम क्या करते हैं, हमारे मुख सुख के कारण शब्दों को विकृत कर देते हैं। शब्दों का जो कठिन है उसको हम सीधा सरल बनाकर हमारे इस मुख सुख के कारण पढ़ देते हैं। इसलिए हमारा जो उच्चारण कौशल है वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। उसके बाद में उनके विकास के लिए, उस बोलने की दक्षता में विकास के लिए कौन कौन से प्रयास किए जाने चाहिए उसकी भी चर्चा हम करने वाले हैं। देखिए अगली आप हेडिंग डालोगे उच्चारण कौशल के विकास के लिए प्रयास, यानी कौन कौन से प्रयासों से एक भाषा का शिक्षक है विद्यालय स्तर पर कौन कौन से प्रयास करके उनका जो उच्चारण है वो शुद्ध करवा सकते हैं। तो सबसे पहले कौशल की बात अगर करें तो भाषिक तत्वों का ज्ञान, यानी जो भाषा के जो तत्व होते हैं उन तत्वों का ज्ञान करवा देना चाहिए। भाषिक तत्वों का ज्ञान करवाना चाहिए। क्या करवाना चाहिए, भाषिक तत्वों का ज्ञान करवाना चाहिए। भाषा का जो अध्यापक है उस अध्यापक को विद्यार्थियों के समक्ष भाषा के जो तत्व होते हैं उन तत्वों को भली प्रकार से बता देना चाहिए कि जिस प्रकार से उनके उच्चारण कौशल में विकृति न आए। दूसरे बिंदु की अगर हम बात करें तो जो शब्द चयन है, जो भाषा के अंदर जो शब्दों के चयन की जो क्षमता है उस क्षमता को उनमें विकसित कर लेना चाहिए। भाषा में शब्द चयन की क्षमता का चयन करवाना चाहिए।
यानी भाषा में जो हमारी भाषा है उनमें किस प्रकार के शब्दों का चयन होगा, किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होगा। तो भाषा शब्द चयन की क्षमता का विकास करवाना चाहिए। यहाँ पर विकास लिखना होगा, हमें विकास करवाना चाहिए। इस प्रकार से हम भाषा तत्वों का ज्ञान करवाना चाहिए, शब्द चयन की क्षमता का विकास करवाना चाहिए। उसके बाद में कक्षा व तीसरा बिंदु की बात करूं मैं, चाहे हम कक्षा की बात करें या पूरे विद्यालय स्तर पर हम बात करें, कक्षा व विद्यालय में बच्चों या विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति का मतलब क्या है, उनको बोलने के अवसर प्रदान करवाने चाहिए। कक्षा व विद्यालय में बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करनी चाहिए। यानी एक शिक्षक, भाषा का जो शिक्षक है, जब कहानी का वाचन करवाते हैं और कहानी को जब हम पढ़ाते हैं तो उन बच्चों को भी कहानी पढ़वानी चाहिए, जिससे क्या है कि उनके उच्चारण में शुद्धता आ जाएगी। उसके उच्चारण में जब शुद्धता आ जाएगी तो उच्चारण कौशल है वो पूरी तरीके से विकसित होगा। उसी प्रकार से कक्षा या विद्यालय में बच्चों के अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करना, अभिव्यक्ति का मतलब बोलने की क्षमताओं का विकास करना है। उसके बाद में हम 4 नंबर पर बात करें, विद्यालय के अंदर भाषण है, चाहे वाद विवाद की प्रतियोगिताएं हैं या फिर अंताक्षरी है, आदि का आयोजन कराना चाहिए, आदि का आयोजन करवाना चाहिए। यानी भाषण प्रतियोगिताएं हैं, चाहे वाद विवाद प्रतियोगिताएं हैं या अंताक्षरी है, इनसे संबंधित सारे प्रकार के जो आयोजन है वो विद्यालय स्तर पर करवाए जाने चाहिए, जिससे उच्चारण कौशल का विकास हो सके और उसमें दक्षता आ सके। आदि प्रयासों के माध्यम से किसी भी विद्यार्थी का जो उच्चारण कौशल है उसको विकसित किया जा सकता है। सबसे पहले उसमें हमने क्या पढ़ा, उच्चारण कौशल में भाषिक तत्वों का ज्ञान करवाना चाहिए। एक अच्छे अध्यापक की यही निशानी है कि वो अपने विद्यार्थियों को जो भाषा के तत्व है सबसे पहले उनका ज्ञान करवाए, जिससे उनका उच्चारण कौशल है वो बढ़िया तरीके से हो। शब्द जो चयन की जो क्षमता है उन बच्चों में विकसित कर देनी चाहिए, जिससे वो भाषा के अच्छे अच्छे शब्दों का चयन कर सके और उनका प्रयोग कर सके और उच्चारण कौशल में वो दक्षता प्राप्त कर सके। कक्षा व विद्यालय में बच्चों को अभिव्यक्ति के जो अवसर है उनको प्रदान करनी चाहिए। उसके बाद में भाषण व वाद विवाद अंताक्षरी आदि प्रतियोगिताओं के आयोजन करके उच्चारण कौशल है उसमें विकास किया जा सकता है। इस प्रकार के जितने भी हम प्रोग्राम्स हैं उनका संचालन करके, कार्यक्रमों का संचालन करके क्या कौन कौन से कारक है वो प्रभावित करते हैं उच्चारण कौशल को, कौन कौन सी बाधाएं आती है, उन सभी को निपटारा करके एक अच्छे विद्यार्थी का जो उच्चारण कौशल है वो बढ़िया हम अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले सेशन में फिर हम हमारे जो अगले जो क्वेश्चन है वाचन कौशल और उसके बाद में जो हमारा जो पार्ट नंबर 3 है उसकी चर्चा आज करने वाले हैं। पहले पार्ट में हमने भाषा कौशल की जो प्रस्तावना है उसके बारे में हमने पढ़ा था और वहां से लगभग भाषा कौशल से संबंधित रेट में 1 या 2 प्रश्न, एक प्रश्न लगभग वहीं से पूछ लिया जाता है, लैंग्वेज फर्स्ट हो या सेकंड हो। उसके बाद में हमने लास्ट क्लास में हमने भाषा कौशल का जो पार्ट नंबर 2 है उसमें हमने जो श्रवण कौशल है, हमने जो उच्चारण कौशल है उससे संबंधित कुछ बातें हमने जानने की इस चैनल के माध्यम से कोशिश की थी। जल्दी से जुड़ जाइए मेरे साथ और जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए उन अपने सहपाठियों को, अपने मित्रों को ये जल्दी से शेयर कर दीजिए, जिससे कि जितने यहाँ पर आप देखने वाले होंगे, जितने ज़्यादा कमेंट करेंगे मेरा उत्साहवर्धन होगा और जिससे मैं आपको इसी तरीके से पढ़ा सकूँगा। और आज का हमारा जो सेशन है, जो अंतिम 2 और कौशल बचते हैं, वाचन कौशल और लेखन कौशल, उन पर रहने वाला है। तो सबसे महत्वपूर्ण आज हम पढ़ने वाले हैं वाचन कौशल। यहाँ से भी एक प्रश्न पूछने की संभावना रहती है। देखिए, हम जो भाषा कौशल है उसका जो तीसरा पार्ट है वाचन कौशल,
जिसको हम पठन कौशल कह सकते हैं, पढ़ना भी कह सकते हैं और रीड भी कह सकते हैं। हमारा ये जो है वो शिक्षाविदों के अनुसार तीसरा कौशल है। देखिए वाचन कौशल होता क्या है। वाचन कौशल का तात्पर्य ये है कि अब मेरे सामने जो ये सामग्री लिखी हुई पड़ी है उसको मैं वाचन करूंगा, यही मेरा वाचन कौशल है। इसका मैं अर्थ ग्रहण करते हुए वाचन करूं, ये नहीं है कि मैंने सीधा पढ़ दिया। यानी ये जो मेरे सामने विषय वस्तु लिखी हुई है, इस विषय वस्तु को अर्थ सहित समझना ही वाचन कौशल कहलाता है। तो देखिए अर्थ ग्रहण करते हुए लिखी हुई विषय वस्तु को पढ़ना वाचन कहलाता है। पढ़ना वाचन कहलाता है और इस वाचन की कुशलता को ही हम वाचन कौशल कहते हैं। इसमें कितनी कुशलता आई हमारे पढ़ने में, वो कुशलता क्या कहलाती है? वाचन कौशल कहलाती है। तो अर्थ सहित लिखी हुई सामग्री को, लिखी हुई विषय वस्तु को पढ़ना वाचन कहलाता है। उसमें कितनी कुशलता आई वह वाचन कौशल कहलाता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज आज हम पढ़ने वाले हैं जो आपका वाचन कौशल है उसके प्रकारों के बारे में बात करेंगे। सीधा सीधा पूछ लिया जा सकता है कि आपका जो वाचन कौशल होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो हमें देखिए लिखा हुआ है कि आपके सामने जो वाचन कौशल है वो 2 प्रकार का होता है। सबसे पहले आपके सामने जो ये रेखा चित्र बनाए हुए है, इस रेखा चित्र को बनाते हुए वेरी इंपॉर्टेंट है जो मेरे सामने ये सामग्री लिखी हुई है, परीक्षा की दृष्टि से रीट हो, सीटेट हो या अन्य किसी भी राज्य की जो टेट परीक्षा है उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। ये पर्टिकुलर रीट के लिए नहीं है, सभी के लिए है। ये देखिए 2 प्रकार है। सबसे पहले अगर बात करूंगा सहज स्वर वाचन पहला प्रकार, और दूसरे प्रकार की बात करूंगा तो मौन वाचन। एक तो होता है सहज स्वर सहित वाचन, और इधर दूसरा वाचन कौन सा है? मौन वाचन। हमने इधर कहा सहज स्वर से आपका उपसर्ग लगा हुआ है, मैंने ये कहा आवाज का बाहर निकालना सहज स्वर वाचन है। अब मैं पढ़ रहा हूँ इसी लिखी हुई वस्तु को और वो मेरी आवाज के माध्यम से उसको वाचन कर रहा हूँ, यह सहज स्वर वाचन है। यह क्या है? सहज स्वर वाचन है। अभी आप इस क्लास के माध्यम से जो वाचन सुन रहे हो वो सहज स्वर वाचन आप सुन रहे हो। तो इसी प्रकार से मैंने ये कहा आवाज का बाहर निकालना क्या कहलाता है? सहज स्वर वाचन कहलाता है। और मौन वाचन क्या कहते हैं? जिससे हम मन ही मन पढ़ते हैं, मन ही मन कोई भी विषय वस्तु को पढ़ते हैं। मन ही मन किसी भी विषय वस्तु का वाचन करना मौन वाचन कहलाता है। मौन रहते हुए आप किसी भी विषय वस्तु को जब पढ़ते हो तो वह आपका मौन वाचन कहलाता है। उसके आगे देखिए, जब हम सहज स्वर वाचन की बात करें कि आवाज का बाहर निकालना, आवाज सहित पढ़ना आपका सहज स्वर वाचन कहलाता है। तो उसी प्रकार से जब हम सहज स्वर वाचन की बात करेंगे तो सहज स्वर वाचन भी आपका कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का वाचन होता है, जिसमें हम कह सकते हैं जो पहला वाचन होता है वो आदर्श सहज स्वर वाचन होता है, आदर्श सहज स्वर वाचन। और दूसरे वाचन की मैं बात करूं तो अनुकरण सहज स्वर वाचन। अनुकरण शब्द का आप शाब्दिक अर्थ जानते हो, यानी किसी का पीछा करते हुए बोलना अनुकरण सहज स्वर वाचन होता है। आदर्श सहज स्वर वाचन है वो एक कक्ष में शिक्षक के द्वारा किया जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है, परीक्षा में आपसे सबसे सीधा पूछ लिया जाए कि सहज स्वर वाचन किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो सहज स्वर वाचन है वो कक्ष में शिक्षक के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। जैसे मान लो कोई भी अध्याय शिक्षक को पढ़ाना हो तो इस अध्याय को सबसे पहले शिक्षक खुद पढ़कर, जैसे मान लो पद्य पढ़ा रहा है, भाषा का कोई भी अध्यापक है वो पद्य पाठ पढ़ा रहा है, तो जैसे मान लो तुलसीदास का लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ा रहा है, तो वो उसको पहले उनकी जो दोहा लिखे गए हैं उनको वो पढ़ता है, उनको पढ़ते हुए उनको समझते हुए आगे समझाता है। तो वो क्या कहलाता है? आदर्श सहज स्वर वाचन कहलाता है। तो आदर्श सहज स्वर वाचन है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? शिक्षक के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अनुकरण सहज स्वर वाचन, जब शिक्षक ने आदर्श वाचन प्रस्तुत किया तो इसका अनुकरण करते करते जो कक्ष के विद्यार्थी हैं वाचन करेंगे तो उस वाचन को क्या कहा जाएगा? अनुकरण सहज स्वर वाचन कहा जाएगा। यानी जब आदर्श सहज स्वर वाचन कक्षा में शिक्षक प्रस्तुत करता है और शिक्षक के बाद में जब उन विद्यार्थियों को शिक्षक के द्वारा कहा जाता है वो अनुकरण करते हैं तो वह विद्यार्थियों द्वारा किया जाता है। तो ये अनुकरण वाचन भी 2 प्रकार का होता है।
अनुकरण वाचन भी दो प्रकार का होता है, एक तो व्यक्तिगत और दूसरा होता है सामूहिक। इस चीज को बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है। अनुकरण वाचन भी दो प्रकार का होता है, एक तो होता है आपका व्यक्तिगत अनुकरण वाचन, दूसरा होता है सामूहिक वाचन। व्यक्तिगत अनुकरण वाचन से तात्पर्य हमारा ये है कि कोई भी अध्याय है, जैसे कहानी है, कोई भी बच्चे को खड़ा करके पढ़ने के लिए कह दिया जाए कि ये वाली कहानी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक तू पढ़ेगा, तो वह जो वाचन क्या कहलाएगा, आपका व्यक्तिगत वाचन कहलाता है। लेकिन सामूहिक वाचन, सामूहिक सहस्वर वाचन क्या कहलाता है? सामूहिक सहस्वर वाचन का तात्पर्य हमारा यह है कि कोई भी विद्यार्थी है, कक्षा कक्ष में बैठे हैं, एक ग्रुप के साथ शिक्षक का अनुकरण करते हैं, शिक्षक का अनुकरण करते हुए उनका जब वाचन करते हैं तो वह सामूहिक वाचन कहलाता है। सामूहिक वाचन को हम समवेत वाचन भी कह सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, परीक्षा में पूछा जा सकता है समवेत वाचन क्या है, तो सामूहिक वाचन को ही समवेत वाचन कहा जाता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कक्षा कक्ष में 41 विद्यार्थियों का कक्षा कक्ष है, क्या 40 के 40 विद्यार्थी सामूहिक वाचन करें? क्या 40 के 40 विद्यार्थी सामूहिक वाचन करें तो वह जो वाचन होगा वो अशुद्ध होगा, जो कर्णप्रिय नहीं लगेगा, सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए सबसे अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ है कि 5 से 6 विद्यार्थियों द्वारा सामूहिक या समवेत अनुकरण सहस्वर वाचन करना चाहिए। तो वही जो वाचन होता है वो शुद्ध वाचन और कर्णप्रिय वाचन होता है। यानी कक्षा कक्ष में जितने भी विद्यार्थी बैठे हैं उनमें से 5 या 6 विद्यार्थियों द्वारा सामूहिक अनुकरण वाचन प्रस्तुत किया जाना चाहिए। वही क्या होता है? कर्णप्रिय होता है, शुद्ध वाचन होता है। उसके बाद में हम कुछ और तथ्यों की बात करें कि जब वाचन में कुशलता के लिए पुस्तक को बाएं हाथ में, ये जो हमारा बाएं हाथ है, इस हाथ में रखनी चाहिए और 30 सेंटीमीटर की दूरी बनाए हुए रखनी चाहिए। ये हमारी शिक्षण विधियां कहती है कि बाएं हाथ में पुस्तक को रखकर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर जब कोई भी पुस्तक का वाचन करना है तो वह वाचन इसी प्रकार से किया जाना चाहिए। दो चीजें मैंने बताई है, एक तो 30 सेमी की दूरी बनाए रखना और दूसरे बाएं हाथ, ये जो हमारा बायां हाथ है, इस हाथ में रखकर पुस्तक को पढ़ा जाना चाहिए, उसका वाचन किया जाना चाहिए। उसके बाद में जब पुस्तक को पढ़ा जाता है तो 135 डिग्री का कोण बनना चाहिए, का झुकाव होना चाहिए पुस्तक का। पूछ लिया जाए कि सहस्वर वाचन में, जब सामूहिक वाचन में या विद्यार्थी व्यक्तिगत सहस्वर वाचन में जब विद्यार्थी पुस्तक पढ़ता है तो पुस्तक का झुकाव कितनी डिग्री का होना चाहिए? तो उसका उत्तर क्या रहेगा? 135 डिग्री का झुकाव हो जाना चाहिए। अब देखिए, मैं आपको एक बार फिर से सहस्वर वाचन के बारे में बता देता हूँ। आपका जो वाचन कौशल है वो दो प्रकार का होता है, सहस्वर वाचन और मौन वाचन। सहस्वर वाचन आवाज सहित मैं बोल रहा हूँ, यह मेरा सहस्वर वाचन है। आवाज का बाहर निकलना ही क्या कहलाता है? सहस्वर वाचन दो प्रकार का होता है। आदर्श वाचन शिक्षक द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और दूसरा वाचन होता है अनुकरण सहस्वर वाचन। शिक्षक का अनुकरण करते विद्यार्थियों द्वारा अनुकरण वाचन किया जाता है। अनुकरण वाचन को भी हम दो प्रकार से पढ़ते हैं, व्यक्तिगत अनुकरण वाचन और सामूहिक या समवेत वाचन। 5 या 6 विद्यार्थियों द्वारा कक्षा कक्ष में सामूहिक या समवेत वाचन करना चाहिए और बाएं हाथ में रखकर 30 सेंटीमीटर की दूरी बनाकर पुस्तक को पढ़ना चाहिए और पुस्तक का वाचन करते समय 135 डिग्री का कोण या झुकाव उस पुस्तक का होना चाहिए। ये चीजें हमने पढ़ी सहस्वर वाचन में। दूसरी ओर जहाँ पर हम मौन वाचन की बात करें कि मन ही मन कोई भी वाचन हम करते हैं, मन ही मन किसी भी विषय वस्तु को पढ़ते हैं तो वो क्या कहलाता है? आपका मौन वाचन कहलाता है। इस मौन वाचन को भी हम दो प्रकार से पढ़ते हैं, एक तो गंभीर मौन वाचन और दूसरा मौन वाचन कौन सा होता है? द्रुत मौन वाचन। यहाँ से बहुत परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, गंभीर मौन वाचन क्या होता है, द्रुत मौन वाचन क्या होता है। देखिए, गंभीर शब्द से ही हमें पता चल रहा है कि गंभीर शब्द का तात्पर्य क्या है कि किसी भी तरीके से हम कोई भी विषय वस्तु को तल्लीनता से, गहराई से, गंभीर होकर हम पढ़ते हैं, वो गंभीर मौन वाचन है। जैसे मान लो हम मन ही मन पढ़ते हैं कोई भी जो विषय वस्तु, जैसे मान लो अभी रीट के लिए आपके लिए बहुत सारा समय पड़ा है और अब जब आपका जो पाठ्यक्रम है
उस पाठ्यक्रम को आप किसी भी एक टॉपिक को 2 दिन में, 2 घंटे में, 4 घंटे में पढ़ते हो बड़ी गहनता के साथ में, तो ये तो क्या कहलाता है आपका गंभीर मौन वाचन। लेकिन जब परीक्षा का 1-2 दिन रह जाता है, जब परीक्षा आपकी नजदीक आ जाती है, 1-2 दिन रह जाता है, जब आप किसी भी पाठ्यक्रम को रिवाइज करते हो, विषय वस्तु को रिवाइज करते हो, तो उस समय किया जाने वाला जो वाचन है वो द्रुत मौन वाचन कहलाता है। उस समय आप यहाँ पर तो एक दिन में 2 टॉपिक पढ़ रहे थे बढ़िया तरीके से, लेकिन इधर एक दिन में पूरा जो सिलेबस है वो पढ़ देते हो, तो वह क्या कहलाता है? द्रुत मौन वाचन कहलाता है। अर्थात जल्दी जल्दी फटाफट पढ़ना ही द्रुत मौन वाचन कहलाता है। इन दोनों में आप पढ़ना है गंभीर मौन वाचन। प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि मौन वाचन लगभग कौन से बच्चों से शुरुआत हो जाती है, उम्र क्या होती है, उनकी कक्षा क्या होती है। एक प्रतिभाशाली बच्चे की बात मैं करूं तो कक्षा 3 से उसमें मौन वाचन करने की जो कला है वो विकसित हो जाती है। लेकिन एक सामान्य बच्चे की बात करूं, कक्षा 5 का अंतिम सत्र होता है और कक्षा का जब प्रारंभिक सत्र होता है तो उस समय विद्यार्थी है वो मौन वाचन करना सीख जाता है। एक सामान्य बच्चे की बात कर रहा हूँ, 5वीं कक्षा का अंतिम और कक्षा 6 का प्रारंभिक सत्र उनके लिए वहां से वो सीख लेता है। उम्र की बात करी जाए लगभग 11-12 वर्ष की उम्र में मौन वाचन करना विद्यार्थी सीख जाता है। प्रतिभाशाली की बात करी मैंने, कक्षा 3 में प्रतिभाशाली जो बालक है वो मौन वाचन करना सीख जाता है। ये तीनों फैक्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इधर मैंने ये जो फैक्ट बताया वो भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद में हम इसी से संबंधित कुछ और चीजें पढ़ने जा रहे हैं कि जो आपका वाचन कौशल है उसको विकसित करने के लिए, जो आपका वाचन कौशल है उसको विकसित करने के लिए कौन सी युक्तियां सुझाई जा सकती है, कौन सी इसके लिए सहायक युक्तियां हो सकती है, उसकी बात हम करने वाले हैं अभी। तो यहाँ से एक प्रश्न आने की संभावना रह जाती है, तो नेक्स्ट हेडिंग में डाल रहा हूँ वाचन कौशल या पठन दक्षता, हम ये भी कह सकते हैं पठन दक्षता को विकसित करने की सहायक युक्ति। क्योंकि जब हम पठन कौशल करते हैं तो सबसे पहले विद्यार्थी को वर्णों का, मात्राओं का, शब्दों का, वाक्यों का ज्ञान होना चाहिए। लेकिन जब उसके बाद में वो इन चीज़ों को भली भांति से जान लेता है तो उसको विकसित करने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी जरूरी है। आपने सामान्य तौर पर देखा होगा कि अब विद्यालयों में एक तरीके से एक ट्रेंड भी बन चुका है कि प्रार्थना सभा होती है, उसके अंदर समाचार पत्रों का अध्ययन करवाया जाता है। क्यों करवाया जाता है? क्योंकि जो भाषा कौशल का जो वाचन कौशल है उसमें दक्षता आ जाए, पढ़ने में दक्षता आ जाए विद्यार्थी को। तो इसी कारण से प्रार्थना सभा में उनको समाचार पत्र का क्या करवाया जाता है? पठन करवाया जाता है, वाचन करवाया जाता है। तो सबसे पहली चीज यही आपको लिखनी है कि प्रार्थना सभा में विद्यार्थियों से समाचार पत्र का वाचन करवाना चाहिए। देखिए हम ये बात करें कि समाचार पत्र है, उनसे वो विद्यार्थी उन सबके सामने जब बोलेगा तो उसमें जो शब्द होते हैं, जो वाक्य होते हैं, उनको शुद्ध बोलने की कोशिश करेगा, जैसा लिखा है उसको बोलने की कोशिश करेगा। तो सबसे पहले युक्ति यही होती है। उसके बाद में जब बात करें तो विद्यालयों में वाचनालय की बात की जाए, वाचनालय होते हैं वह पुस्तकालय की बात करें, विद्यालय में वाचनालय और पुस्तकालय का प्रभावी तरीके से प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाना चाहिए।
अर्थात ये नहीं है कि जो वाचनालय है, जो पुस्तकालय है, एक तरीके के लिए वो दृश्य चीज ही बन जाए, लेकिन उनका जो प्रभावी ढंग से जो प्रयोग किया जाएगा, बच्चे वाचनालय में जाएंगे, पुस्तकालय में जाकर, वो वाचनालय में जाकर जब कोई भी साहित्यिक चीजें हैं उनका जब अध्ययन करेंगे तो उनका वाचन कौशल है उसमें दक्षता आएगी, वो विकसित हो जाएगा। उसी प्रकार से जब हम तीसरे बिंदु की हम बात करें तो साहित्यिक गतिविधियां, भाषा के अध्यापक को साहित्यिक गतिविधियों के माध्यम से, साहित्य गतिविधियों के अंतर्गत कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए। हमने ये कहा कि प्रार्थना सभा में विद्यार्थियों का समाचार पत्र का जो वाचन करवाते हैं तो वो हमारा जो पठन दक्षता है उसमें थोड़ा सा विकास होता है, और वाचनालय और पुस्तकालय का प्रभावी ढंग से प्रयोग किया जाना चाहिए। और साहित्य गतिविधियों के अंदर जो भाषा का जो शिक्षक है उसको बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन करवाना चाहिए। ये तो हमारा वाचन कौशल बहुत ही शानदार कौशल था। जितने भी मेरे मित्र यहाँ पर देख रहे हैं, जल्दी से इस वीडियो को शेयर करिए और आप कमेंट भी करते रहिए, ताकि आपके कमेंट से मेरे अंदर जो सकारात्मक ऊर्जा है उसका संचयन हो। तो आगे हम वापस पढ़ने वाले हैं अभी। अगला जो हमारा रहने वाला है वो रहेगा लेखन कौशल। तो हम लेखन कौशल के बारे में भी जानेंगे, किस तरीके से एक छोटी कक्षाओं के बच्चे में लेखन कौशल विकसित करना चाहिए, क्या क्या उसमें लिखने में ध्यान रखना चाहिए। अंग्रेजी में उसे हम राइट भी कहते हैं। तो लेखन कौशल से संबंधित क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण रहती है, और लेखन कौशल हम प्राथमिक स्तर से ही शुरू करते हैं बच्चों में, और प्राथमिक स्तर के लिए यही बड़ा ही उपयोगी लेखन है। और प्राथमिक स्तर से उच्च प्रकार के जो विद्यार्थी है उनके लिए लेखन है वो किस प्रकार से योग्य रहता है, उसकी भी बात हम करेंगे। लेखन कौशल में किस प्रकार के प्रयास और प्रयत्न करके उन विद्यार्थियों में लेखन कौशल की दक्षता को विकसित किया जाता है। तो लेखन कौशल से तात्पर्य हमारा यही है कि लिखने में उनकी कुशलता किस प्रकार से, यानी लिखने में कुशलता ही लेखन कौशल कहलाती है। यानी कोई भी विद्यार्थी है वो किस तरीके का लिखता है, वो कुशलता ही क्या कहलाती है, लेखन कौशल कहलाता है। देखिए, इसमें दक्षता लाने के लिए, लेखन कौशल में दक्षता लाने के लिए हमें कौन कौन सी चीजें अपनानी चाहिए उसकी चर्चा हम करें। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो लेखन सुंदर होना चाहिए। सबसे पहले जब हम कोई भी लिखित कार्य करें तो वो कैसा होना चाहिए, वो कार्य है वो सुंदर होना चाहिए। जब भी हम लिखें तो हमारा जो लेखन कार्य है वो कैसा होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। जब सुंदर होगा, नैना विराम होगा, तो वह जो लेखन कार्य है वो हमें अच्छा लगेगा, पढ़ने का मन करेगा। उसके बाद में वर्णों को लिपिबद्ध करना चाहिए। वर्णों को लिपिबद्ध करने का तात्पर्य हमारा ये है कि जिस प्रकार से मान लो क वर्ण की ये आपकी लिपि है, ख वर्ण की ये लिपि है, तो इस प्रकार से लिखे। जैसे ख बहुत बार ऐसा भी लिखा जाता है तो ये लिपि उसकी खराब हो जाती है, और खराब हो जाने से इसका जो उच्चारण है वो खराब हो जाता है। तो वर्णों को लिपि के अनुसार ही लिखना चाहिए, जिसका उच्चारण है उनका सही हो सके, शुद्ध उच्चारण हो सके। तो पहली बात हमने ये कही कि वो सुंदर होना चाहिए। दूसरी बात हमने ये की कि जितने भी वर्ण है वो हमारी लिपिबद्ध होने चाहिए, और हमारी जो हिंदी भाषा है उसकी लिपि है वो वैज्ञानिक लिपि है, और लिपियां उस लिपि की होड़ नहीं कर सकती है। तो इस प्रकार से जब हम पढ़ते हैं उसके बाद में तो वाक्यों में विराम चिन्हों का प्रयोग, वाक्यों में विराम चिन्हों, जमीन नॉलेज को नहीं बात हो, वाक्यों में विराम चिन्हों का प्रयोग अति आवश्यक रूप से करना चाहिए। अगर विराम चिन्ह का प्रयोग भाषा में कहीं आगे पीछे कर दिया जाए तो भाषा है वो बेकार हो जाती है, व्यर्थ हो जाती है, उसके अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल दिखाऊं, तो एग्जांपल के लिए जैसे मैंने इधर लिखा रोको मत जाने दो, ये इस प्रकार की एक लाइन लिखी है।
इसी प्रकार की मैं एक लाइन और लिख देता हूं, रोको मत जाने दो। अब देखिए दोनों एक जो पंक्ति है दोनों एक जैसी मैंने लिखी है, अंत में मैंने विराम चिन्ह का प्रयोग कर दिया, लेकिन जब मैं इसके बीच में इधर मैं यहाँ पर एक अल्प विराम का प्रयोग कर देता हूँ, रोको। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हमें थोड़ी देर रुकना है और आगे वाला एक साथ हम पढ़ेंगे, मत जाने दो, रोको मत जाने दो। लेकिन इसके स्थान पर अब मैं यहाँ पर विराम चिन्ह का प्रयोग करता हूँ, तो अब देखिए रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, अर्थात शब्द वो के वही है, शब्द वो के वही है, लेकिन हमने सही जगह विराम चिन्ह करने से या हमने उल्ट जगह या दूसरी जगह विराम चिन्ह लगा देते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, उल्टा हो जाता है सारा का सारा। अर्थात हमें वाक्यों में विराम चिन्ह का प्रयोग सही तरीके से करना चाहिए, अच्छी तरीके से करना चाहिए, तभी भाषा है वो अच्छी बनी रहती है। उसके बाद में शब्दों के ऊपर जो शिरोरेखा है उसका प्रयोग करना अति आवश्यक है, शब्दों के ऊपर शिरोरेखा का प्रयोग करना अति आवश्यक है। मैंने इसके ऊपर ये जो लाइन खींच रखी है, आडी जो रेखा होती है उस रेखा को शिरोरेखा यानी वर्णों के सिर के ऊपर खींचे जाने वाली रेखा को हम शिरोरेखा कहते हैं। अगले बात हम पढ़ेंगे कि लेखन कार्य करते समय हाथ और रजिस्टर के बीच, हाथ और रजिस्टर के बीच जैसे हम ये लिखते हैं तो हाथ और रजिस्टर के बीच कितने डिग्री का कोण होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि 45 डिग्री का कोण अगर बनेगा तो आपका जो लेखन कौशल है वो अच्छा होगा, जिससे आप भी जितने भी वर्ण लिखोगे वो शुद्ध लिखोगे, अच्छे लिखोगे, गोल लिखोगे, सुंदर लिखोगे। तो 45 डिग्री का कोण बनना चाहिए। अगली बात मैं यहाँ पर लिखूं कि वाक्य लिखते समय पंक्ति सीधी होनी चाहिए। जैसे मैंने बोर्ड पर यहाँ पर लिखा है, श्यामपट्ट पर मैंने लिखा है कि पंक्तियां सीधी होनी चाहिए तभी बढ़िया रहता है। जब आप रजिस्टर में लिखते हो, कोई भी आप कॉपी में लिखते हो तो उसमें लाइनें खींची होती है तब ज्यादा समस्या नहीं आती है, लेकिन आपके सामने एक व्हाइट पेज हो, सफेद पेज हो, उसके ऊपर अगर आपको लिखना पड़े तो जैसे शुरू से लेकर अंत तक एक तिरछी लाइन पर आप लिख देते हो तो वो अच्छा नहीं लगता। इसलिए आपका अभ्यास होना चाहिए कि आप पंक्तियां हैं वो सीधी की सीधी लिखी जानी चाहिए। देखिए ये तो था महत्वपूर्ण चीजें कि आपको कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए जैसे आपका लेखन कौशल है वो दक्ष हो जाए। अब छोटे बच्चों की बात हम करें तो इनमें किस प्रकार के जो वर्ण है उनको सिखाए जाते हैं, किस तरीके का उनका क्रम रहता है उसकी बात मैं यहाँ पर करूँ तो लेखन कौशल में दक्षता विकसित करने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उन प्रयासों की बात करें कि भाषा का शिक्षक है, प्राथमिक भाषा का जो शिक्षक है वो किस प्रकार से करता है। सबसे पहले वर्णों के लेखन का अभ्यास करवाता है, यानी जब बच्चा प्रवेश लेता है, नवीन प्रवेश लेता है, तब उनको किस तरीके से वर्णों का जो अभ्यास है वो करवाता है। यानी जैसे उसको क वर्ण लिखना है तो यहाँ से वो एक लाइन खींचेगा यहाँ से, और उसके बाद में इस लाइन को ऐसे खींच देगा, इस लाइन को ऐसे खींचते हुए फिर आगे बढ़ाएगा और इस तरीके से लास्ट में जाते जाते इस तरीके से क वर्ण का वो क वर्ण को लिखना सीख जाता है। यानी एक दो बार ऐसे अभ्यास करेगा तो क वर्ण को लिखना सीख जाता है। उसी प्रकार से जैसे स वर्ण के लिए पहले इस पंक्ति को हमने खींचा, फिर इस प्रकार से खींचते हुए हमने पूरे च वर्ण को सीख लिया। इसी प्रकार से जितने भी वर्णमाला है उन वर्णमाला के वर्णों का जो लेखन का अभ्यास है, सबसे पहले उनको वर्णों के लेखन का अभ्यास करवाया जाता है। जब वो वर्ण सीख जाते हैं तो वर्णों के बाद में बच्चों को मात्राओं का ज्ञान करवाया जाता है, मात्रा लेखन का ज्ञान करवाया जाता है कि ये ए की मात्रा है, इस तरीके से आ की मात्रा लगेगी एक खड़ी पाई के सहित है, और खड़ी पाई है वही साइड में लगाकर ऊपर घुंडी लगानी है, छोटी मात्रा लग जाएगी, इधर बड़ी ई की मात्रा, इधर इस तरीके से ऊ की मात्रा, इधर दीर्घ ऊ की मात्रा यानी बड़ी मात्रा हो जाएगी, इधर ए की मात्रा, फिर आई की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा। यानी वर्णों का ज्ञान करवाने के बाद में उन बच्चों को मात्राएं सिखाई जाती है, मात्राएं लगाई जाती है। जैसे मान लो उसको कह दिया क वर्ण सीख लिया, उस बच्चे को कहा जाएगा कि आ की मात्रा लगा तो बच्चा आ की मात्रा लगाएगा। फिर उसको कहा जाएगा कि एक क और लिख और उसमें बड़ी ई की मात्रा लगा तो बच्चा बड़ी ई की मात्रा लगाएगा, और उसको फिर कहा जाएगा पढ़ के दिखा तो वो पढ़ेगा काफी शब्द। तो इस तरीके से उनमें जो प्रयास है वो किया जाता है। अगली बात, उनमें संयुक्त वर्णों से निर्मित शब्द है, संयुक्त वर्णों से जो शब्द बनते हैं उन शब्दों का उनको अभ्यास करवाया जाता है। उनको कैसा लिखा जाता है, जैसे व्यास है, न्यास है, स्याही है, कुक्कड़ है, उज्जवल है,
आदि आदि शब्दों का, यानी बहुत सारे जितने भी भाषा के अंदर संयुक्त वर्णों से निर्मित शब्द होते हैं, उन शब्दों का उनको क्या करवाया जाता है, अभ्यास करवाया जाता है, जिससे वो उन शब्दों का भी प्रयोग भाषा में करना सीख जाए। अगली बात, दो या दो से अधिक शब्द, जो शब्द है, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर लिखने का ज्ञान करवाना। यानी दो या दो से अधिक शब्दों का प्रयोग भाषा में होता है, जैसे पान है एक शब्द और एक बाला शब्द है, और दोनों को मिलाया शब्द, तो आपके सामने शब्द आया पान वाला। तो इस प्रकार का भी ज्ञान कराया जाता है। जैसे डाक है, घर है, और दोनों को मिलाया तो आपके सामने शब्द कौन सा आया, डाक घर शब्द आता है। उसके बाद में देखिए अगला बिंदु क्या है, आकृतियां बनाने में भी दक्षता। आकृतियां बनाने का भी उनको अभ्यास करवाया जाता है। जैसे खड़ी आड़ी रेखा है, तिरछी रेखा है, फिर तिरछी रेखा है, फिर आयत का निशान है, वर्ग का निशान है, त्रिभुज का निशान है, चतुर्भुज का निशान है, वर्ग है आपका, वृत्त है, और अंडाकार आकृतियां। ऐसी आकृतियां उनको डाल दी जाती है और उनको अभ्यास करवाया जाता है, जिससे बच्चा है भाषा को पूरी तरीके से सीख ले सके। ये थे हमारे प्रयास, और इन तरीके से हम भाषा में दक्षता बना सकते हैं। और इसके अलावा कुछ और प्रयत्न भी किए जा रहे हैं भाषा में लेखन कौशल को विकसित करने के लिए। वो प्रयत्न कौन कौन से किए जा रहे हैं, किस तरीके से बच्चे को होमवर्क दिया जाता है, जिससे बच्चे घर पर रह के कार्य करते हैं और अपनी लेखन जो कुशलता है उसमें वो पारंगत हो जाते हैं। तो उन प्रयत्नों की भी बात मैं कर लेता हूँ। तो वो प्रयत्न कौन कौन से हैं, उन प्रयत्नों की बात अगर मैं करूं, तो लेखन कौशल विकसित करने के जो प्रयत्न हैं, उन प्रयत्नों की अगर बात करें, सबसे पहले उनको गृह कार्य में, सबसे पहले उनको क्या किया जाता है, जब गृह कार्य डाला जाता है तो उनको लेखन कार्य दिया जाता है, गृह वर्ग कार्य दिया जाता है। तो सबसे पहले उनको क्या किया जाता है, लेखन कार्य दिया जाता है, लिखने के लिए कार्य दिया जाता है। यानी जो छोटे बच्चे हैं जिनको अभी वर्णों का नॉलेज नहीं है, तो उनको एक रेखा ऐसे डॉट डॉट लगाकर क्या कर दिया जाता है, जैसे क लिख दिया, ख लिख दिया, इस तरीके से उसको एक पंक्ति के जो पूरे जितने भी वर्ण होते हैं, उन वर्णों को पहली पंक्ति में उनको डाल दिया जाता है। और उन बच्चों को ये कहा जाता है कि आप इनके ऊपर डॉट डॉट को मिलाते हुए, उन डॉट डॉट को मिलाते हुए वर्णों का निर्माण करते हुए सभी पंक्तियों में इस तरीके से आप जो ये लेखन कार्य है वो करके लेके आओगे। तो इस तरीके से बच्चे हैं वो इस कौशल में भी क्या हो जाते हैं, लेखन कार्य के तहत, गृह कार्य के तहत वो कुशल हो जाते हैं, दक्षता हासिल कर लेते हैं, और वो निरंतर अभ्यास से उनको सीख जाते हैं और उनको क्या करने लग जाते हैं, वो लिखने जाते हैं। जब बच्चा ये लिखना सीख जाता है तो उसके बाद में उसी लेखन कार्य के तहत उनको शब्द का ज्ञान उनको करवाया जाता है। जैसे उनको शब्द, जैसे बगैर मात्रा वाले शब्द उनको लिख दिया जाता है, जैसे एक जैसे ध्वनि वाले जल शब्द लिख दिया, कल लिख दिया, मल लिख दिया और नल लिख दिया। यानी इस प्रकार पंक्तियों में उनको डाल दिया जाता है ए की मात्रा वाले स्वर, और बच्चे को कहा जाता है ये आप लेखन कार्य करके लेके आओगे और उनकी मात्राओं को आप पढ़ के आओगे। तो इस प्रकार से बच्चा अगले दिन जब कक्ष में आता है तो जल, कल, मल और नल का उच्चारण करता है। फिर उसको आगे मान लो एक सिंगल मात्रा वाला यानी आप की मात्रा वाला जो पंक्ति है वो डाल दी जाती है, और इस तरीके से शब्दों का निर्माण उनको, शब्दों का जो ज्ञान है वो उनको करवाया जाता है। और निरंतर इस तरीके से उनको पूरे जितने भी मात्राएं हैं उन मात्राओं को उन शब्दों के माध्यम से करवाया जाता है। पहले तो हमने दो वर्णों के शब्दों को मिलाया, और उसके बाद में धीरे धीरे दो से अधिक संख्या बढ़ाते हुए उनको 3 या 4 वर्ण अक्षर के जो जितने भी शब्द होते हैं उन शब्दों का उनको क्या करवाया जाता है, ज्ञान करवाया जाता है। इस कारण से ये प्रयत्न किए जाते हैं जिससे बच्चा है वो लेखन कार्य में कुशल हो जाए, दक्षता हासिल कर ले। तो इस तरीके से हमने भाषा कौशल की प्रस्तावना के सहित हमने श्रवण कौशल, उच्चारण कौशल, वाचन कौशल और लेखन कौशल को निरंतर हमने पढ़ा। परीक्षा की दृष्टि से
ये 3 जो वीडियो है बड़े ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की बात करूं, सेकंड ग्रेड की बात करूं, सभी राज्यों की टेट परीक्षाओं की बात करूं, सीटेट की बात करूं या रीट की बात करूं, सब में बहुत महत्वपूर्ण उपयोगी ये हमारा जो चैप्टर है वो रहता है। इसके बाद में मैं कुछ और शिक्षण विधियों के टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे जरूर बताओगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।